चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 1 और 2 का 100 क्वेश्चन का अपना जो सेट था, 100 क्वेश्चन का सेट वो अपन कर चुके हैं। यदि आप देख चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, आपको इंप्रूवमेंट ही होगा, एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा ही पहुंचेगा। तो आज चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। इसके क्वेश्चंस करेंगे 100 क्वेश्चंस, जिसके अंदर आपको 2023 तक के PYQ भी मिलेंगे, चाहे वो 1 मार्क्स के हो चाहे वो 2 मार्क्स के हो, सारे को इंक्लूड किया गया है PYQ में ऑब्जेक्टिव के टर्म में। तो कोशिश कीजिएगा बनाने का फटाफट। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए कंडक्टर, मतलब संवहन वेग आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच का संबंध 2023 में ही पूछा और 18 में ही पूछा है। ओके, तो सिंपल से हम लोग जानते हैं VD इज इक्वल्स टू इंटू टाउ। तो यहां से क्या दिखता है, VD जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। इतना आसान सा क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2023। मुबारक हो, 2023 आप पास कर गए। चलिए तो VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और VD हमारा क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या रहा है, व्हेन टू रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, ओके, देन देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर 16 ओम एंड 3 ओम रिस्पेक्टिवली, फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ ईच। मतलब हमारा क्वेश्चन आप बनाते रहिए, हम तो बता ही रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि दो रेजिस्टेंस है, ठीक है, मान लिया वो दो रेजिस्टेंस क्या है, R1 और R2। इन दोनों को जब सीरीज में जोड़ा जाता है, मतलब किस में जोड़ा जाता है, दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा है, चलिए यहाँ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो हमको तुल्य प्रतिरोध 16 ओम का मिलता है। मतलब ये है कि R1 प्लस R2 बराबर कितना मिला, 16 ओम। मतलब कह सकते हैं R सीरीज में, वही कह रहा है R पैरेलल में जब जोड़ते हैं तो हमको मिलता है 3 ओम का, ठीक है। तो 1/RP इज इक्वल हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपल सा 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर कितना 1/3। तो सबसे पहले जो है उसी से यूज करते हैं। पहले R1 प्लस R2 16 होना चाहिए, 16 प्लस 3 19 होता है, मतलब ये तो ऐसा ही खत्म। 10 प्लस 2 12 होता है, होना कितना चाहिए 16, खत्म। 12 प्लस 4 16 होता है और 8 प्लस 8 16 होता है। अब ये दोनों बहादुर बच गए। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई कितना R1 R2 बराबर 1/3। इसको सॉल्व करेंगे आएगा। और इसको लिखते तो क्या लिखते, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 बराबर 3। हमको पता है R1 R2 की वैल्यू, R1 प्लस R2 की वैल्यू पता है 16 है, तो यहां से लिख सकते हैं R1 R2 डिवाइडेड बाई 16 बराबर 3। तो यहां से लिखते R1 R2 बराबर 16 इंटू 3 मतलब 48। मतलब दोनों का प्रोडक्ट 48 होना चाहिए। तो 12 इंटू 4 करेंगे, 12×4 = 48 पुरता है। 8 इंटू 8 88 64 64, जो होना नहीं चाहिए था कितना होना चाहिए 48। तो ये भी खत्म। तो कहानी का आंसर क्या हो जाएगा। और नहीं तो आप क्वाड्रेटिक सॉल्व कीजिए, R1 की वैल्यू यहाँ से कहाँ से, इस वाले से R1 बराबर 16 माइनस R2 करके पुट कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आएगा, उसको सॉल्व कीजिए, बना डालिए। यदि हम ऑब्जेक्टिव के टर्म में बताएंगे तो ऐसा बना सकते हैं, फटाक से आंसर आएगा। तो दूसरा का आंसर क्या हो गया, C। नेक्स्ट तीसरा, वायर ऑफ मीटर ब्रिज इज मेड अप ऑफ। मॉडल पेपर 2023 का था क्वेश्चन। मीटर सेतु की तार बनी होती है, तो मीटर सेतु की जो तार बनी होती है नाइक्रोम, मैग्नीन और कॉन्सेंटीन की होती है, जिसका क्या होता है हाई रेसिस्टेंस एंड लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट रहता है। तो हमारे पास इसमें कौन सा है, मैग्नीन है। तो सिंपल सा है, तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा C। चौथा, विच ऑफ द फॉलोइंग IV ग्राफ रिप्रेजेंट द ओमिक कंडक्टर। देखिए IV ग्राफ ओमिक कंडक्टर के लिए कैसा होता है ये पूछा जा रहा है। देखिए तो आपको पता है कि कैसा होता है, कर्व नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। मतलब आंसर इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ का D। फिफ्थ की बात करें, द लास्ट बैंड ऑन द एंड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस इज गोल्डन, द टॉलरेंस विल बी। तो टॉलरेंस क्या होगा, आपको पूरा टेबल याद होगा, पहले आप आंसर दे लो। कितना होता है किसका, गोल्डन कलर या सुनहरे कलर का 5% होता है, पता ही होगा।
चलिए गोल्डन का कितना होता है 5%, तो आंसर क्या होगा इसका 5%। 6 विच कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस फॉर ऑरेंज एंड येलो कलर। ठीक है, ऑरेंज और येलो कलर के लिए आपको ये वाला बताया गया होगा, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। इससे आप ये वाला टेबल फटाक से खींच सकते हैं। तो अपना किसका पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, ऑरेंज एंड येलो। ऑरेंज का 3 और येलो का 4, तो ऑरेंज का 3 येलो का 4। तो ये कितने मार्क्स में पूछे हुए था 2022 में, 2 मार्क्स में। ठीक है, तो उसमें आपको लिखना था कि ऑरेंज का क्या होता है, येलो का कितना होता है, और लिख दे, 2 नंबर मिल जाता। तो छठा का आंसर हो गया सी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। ये क्वेश्चन किस चीज का है, नीट का पूछा हुआ है 2018 में। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, इजी है, देखते हैं। ये तो हो गया हिंदी इंग्लिश दोनों में, थोड़ा सा इसको जगह कम करते हैं, इसका देख लो आप, हिंदी इंग्लिश। इंग्लिश में देखते हैं कितना दे रहा है, 47 प्लस माइनस 4.7 किलो ओम। ठीक है, टेबल आपको पता है ये वाला। तो 4 किसके लिए होता है, येलो के लिए होता है, येलो के लिए 4 होता है। तो येलो किस में है, मतलब ग्रीन वाला कहानी खत्म, वायलेट वाली कहानी खत्म। दूसरा है 7 किसके लिए होता है, वायलेट के लिए होता है। तो वायलेट इस दोनों में किसके पास है, इसके पास है। तो आंसर ये। डिटेल में जाएंगे तो डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे कैसे ये आता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अपन ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह ही बनाना है। तो आंसर क्या हो जाएगा 7 का बी। चलिए 8, ये भी आपको 2 मार्क्स में पूछा था 2012 के अंदर। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई इन द गिवन सर्किट। इस गिवन सर्किट में आई की वैल्यू क्या होगा, पता है फर्स्ट लॉ के हिसाब से इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट। तो इनपुट क्या है हमारे पास 7 एम्पियर, और क्या है इनपुट में 5 एम्पियर, और इनपुट में क्या है 2 एम्पियर, और आउटपुट में क्या है 3 एम्पियर प्लस आई। ये कितना हो जाएगा 14 एम्पियर बराबर 3 एम्पियर प्लस आई। तो 14 माइनस 3 एम्पियर बराबर आई। तो आई बराबर क्या लिख सकते हैं 11 एम्पियर। तो आई बराबर 11। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो बल्ले बल्ले है। चलिए 8वां का आंसर क्या हो गया सी। 9वां इन फिगर द वैल्यू ऑफ आर इज बैलेंस्ड कंडीशन इज। इसके अंदर आपको बताना है, मीटर ब्रिज है अपना, तो इसमें बताना है कि आर के किस वैल्यू के लिए ये बैलेंस्ड होगा। एकदम आसान सा चीज है, सिंपल सा। रेसिस्टेंस ऊपर लिखे, नीचे डिस्टेंस लिख दिया 20, और उधर का आर है, इधर टोटल ये कितना होता है 1 मीटर होता है, मतलब 100 सेंटीमीटर। तो यदि ये 20 सेंटीमीटर तो ये कितना होगा 80 सेंटीमीटर होगा ना, यहां से यहाँ तक 80 सेंटीमीटर। तो आर बाई 80, तो 4 बार में कट गया, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 55 इंटू 4, ये हो गया 220 ओम। तो 220 ओम, 220 ओम। एकदम इजी है, रेसिस्टेंस बाय डिस्टेंस, रेसिस्टेंस बाय डिस्टेंस। 9th का ए। चलिए 10th, 2 रेसिस्टेंस R and 2R are connected in series। चलिए सीरीज में एक हमारा R है और दूसरा हमारा क्या है 2R है, इस दोनों को सीरीज में जोड़ दिए। The thermal energy developed in R and 2R will be। कितना थर्मल एनर्जी डेवलप होगा। तो यदि सीरीज में जुड़ा होता है तो क्या सेम होता है I, यहाँ भी I वही होगा, यहाँ के लिए भी I वही होगा। तो हम लोग जानते हैं हीट बराबर क्या होता है I² RT। ठीक है, तो दोनों का रेशियो करना है, मतलब H किसके लिए R के लिए डिवाइडेड बाय H 2R के लिए क्या हो जाएगा I², चूंकि दोनों में सेम है, यहाँ पे R और T उतने ही जितने टाइम में इससे करंट पास करेगा उतने टाइम में इससे करेगा। तो चूंकि R सेम, यहाँ 2R और T, ये से ये और R से R, क्या बच गया 1/2। तो क्या हो जाएगा 1/2। 10वां का ही एकदम इजी है, याद रखोगे I² RT, फटाक से लगाओ। 2023 में पूछा है, बढ़िया है। 10वां का ए। 11 कह रहा है इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज 3 रेसिस्टेंस PQR आर कनेक्टेड
in 3 arms and a parallel combination of two resistance S1 S2 is connected in the fourth arm. The condition for the bridge to be balanced. मतलब एक वीटस्टोन सेतु में 3 प्रतिरोध PQR 3 भुजाओं में लगे हैं तथा चौथी भुजा में 2 प्रतिरोध S1 S2 का समानांतर संयोजन लगा है। सेतु के संतुलन में होने की शर्त क्या होगी? बना लेते हैं फोटोए। ऐसा होता है सेतु, और यहां पे क्या रहा है, एक साइड में ये S1 ये S2, ये हमारा क्या है P Q R, और ये वाला कहानी ऐसा बना हुआ है। ठीक है, बैलेंस्ड है तो बीच वाले की कोई जरूरत नहीं है गैल्वेनोमीटर लगाने की। तो इसका यदि हम इक्विवेलेंट कहते तो क्या लिखते? इस दोनों का इक्विवेलेंट कहते तो चूंकि समानांतर जुड़ा हुआ है तो यहां पे एक बहादुर रहता, यहां पे यदि हम एक बहादुर को रखते तो ये तुम्हारा P, ये हमारा Q, ये हमारा R, और इसका इक्विवेलेंट निकालते तो क्या कहते हैं 1/s, क्योंकि क्या है पैरेलल है। चलो R पैरेलल इक्वल्स टू 1/s1 प्लस 1/s2, तो R पैरेलल बराबर क्या हो जाएगा S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2। तो यहाँ पे क्या होता है इसका वैल्यू S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2। तो बैलेंस कंडीशन के लिए क्या लिखते हैं P/Q इज इक्वल्स टू R बाई S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2। तो कह रहा है P/Q किसके बराबर होगा? तो ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा R S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई S1 S2। किसके साथ मैच कर रहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका D। इजी है, सब कुछ बोल रहा है, कर लेना है। तो 11 का हो गया D। 12. A wire of resistance 16 ohm is elongated to double its length. Find the new resistance. अब लेंथ बढ़ेगा तो एरिया घटेगा, ठीक है। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं लेंथ के बढ़ने से R क्या होता है, रेसिस्टेंस इक्वल्स टू रो L/A। लेंथ के बढ़ने से रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग एकदम डिटेल में ही बनाए हुए हैं कि वॉल्यूम दोनों का सेम कर लो, फिर वहां से क्या करें एरिया के रिस्पेक्ट में दोनों का रिलेशन निकालते हैं, फिर जाके वैल्यू पुट करते हैं। या डायरेक्ट आप याद ही करना चाहो तो लिख सकते हो, सिंपल सा जो फॉर्मूला है R2 इक्वल्स टू N स्क्वायर R1। कब? जब इसके लेंथ की बात की जाए तो लेंथ को क्या किया गया है, लंबाई को दुगुना, मतलब N की वैल्यू 2 डाल के R1 मतलब 2 का स्क्वायर 4, और R की वैल्यू कितनी है 16, कितना हो जाएगा 48 ओम। 16 चौक 64 होता है ना, सॉरी 64 ओम। 64 ओम, 64 ओम कौन सा है, ये वाला है। तो सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं N स्क्वायर R1। कब? जब लेंथ की बात हो रही होगी, ठीक है, एरिया की नहीं, लेंथ की, चाहे घटे या बढ़े जो भी है N की वैल्यू चिपका देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 का A। 13. If the power dissipated in this circuit is 150 watt, then the value of R will be। देखिए ये अपना सर्किट देख के रखा है, बोला इतना पावर का लॉस कर रहा है इसके अंदर। तो हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले दोनों रेसिस्टेंस कैसे जुड़ा हुआ है, पैरेलली। तो 1/RP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/R प्लस 1/2। तो यहां से RP इक्वल्स टू लिखते तो क्या लिखते 2R डिवाइडेड बाई R प्लस 2, ठीक है ना। और पावर के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है पावर का, पावर ही है ना भाई, हाँ वाट में पावर है। तो पावर का हम लोग जानते हैं I स्क्वायर R, या हम इसी को लिख सकते हैं V स्क्वायर बाई R। तो चूंकि ये पैरेलल जुड़ा हुआ है तो वोल्टेज इसका क्या होगा, सेम होगा दोनों के रिस्पेक्ट में। तो हम लिख सकते हैं सिंपल सा, पावर कितना दे के रखा है 150, वोल्टेज कितने का है 15, और R बराबर कितना हम निकाले RP 2R बाई R प्लस 2। इसको लिखा जा सकता है कितना 150, ऊपर चला जाएगा 15 R प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2R।
अब दायां बायां कर लेते हैं, करेंगे तो क्या होगा, दायां बायां करेंगे तो ये आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होने के लिए तो हो जाएगा 300R बराबर 15R प्लस 30। इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा 285R इक्वल्स टू 30। ठीक है, तो R बराबर 30/285। कुछ छूट गया, गड़बड़ हो गया। ओ चलिए 15 का स्क्वायर भी है यहाँ पे, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर हमारा 15 का स्क्वायर हो जाता है 225R प्लस 2। तो ये हमारा हो गया कितना, 300R बराबर 225R प्लस ये हो जाएगा 450। ये इधर आके घटेगा तो बचेगा 75R इज इक्वल्स टू 450। तो R बराबर 450/75। और तो इसको काटा जाएगा तो अच्छा 42 35 6 टाइम में कट जाएगा, तो मतलब 6 ओम, तो 6 ओम। ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर था, स्क्वायर लिखना भूल गए थे, 15 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर लेके चले, 15 का स्क्वायर 225 होता है, सबको सॉल्व कर दिए, 6 ओम का अपना आ गया कहानी। तो 13 का क्या हो जाएगा हमारा बी। चलिए 14, इलेक्ट्रिक हीटर में कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है विद्युत हीटर के अंदर। तो यदि हम वायर की बात की, जो हमारा घर में सप्लाई के लिए वायर आता है, उसमें कॉपर को यूज करते हैं, ज्वेलरी वगैरह में प्लेटिनम का फिलामेंट जो अपना बल्ब का होता है उसमें टंगस्टन का, जबकि हीटिंग एलिमेंट जो भी हमारे जैसे गीजर हो गए, ये सब में किसका यूज किया जाता है, नाइक्रोम का। तो हीटिंग का काम गीजर करता है, हीटर करता है, तो नाइक्रोम। 14 का डी। चलिए 15 क्या रहा है, ए करंट ऑफ 3.2 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकंड। इतना एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए धारा बराबर क्या होता है, Q/T, हम लोग को पता है, और हम लिख सकते हैं I बराबर Q इक्वल्स टू क्या होता है, N/E/T। Q बराबर N/E हम लोग जानते हैं। तो क्या कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, इसका मतलब क्या हो गया अपना, हमको निकालना क्या है I/E, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, मतलब N/E की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो N/E बराबर क्या है हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड बराबर हो जाएगा I/E। I की वैल्यू कितनी 3.2, और E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻19। ये 2 टाइम्स में कट गया, तो क्या हो जाएगा 2 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। तो 2 × 10⁻19, 2 × 10⁻19, 15 का आंसर ए। आसान था, मतलब जो पूछा जा रहा है उतना ही निकालना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम इतना आ जाएगा। तो 15 का आंसर क्या हो गया, समझ रहे हैं, तो ये समझ रहे हैं तो शेयर भी करते जाइए, मजा आता है जब आप सपोर्ट करते हैं अपने दोस्तों के साथ। शेयर करने का मतलब क्या है, आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो 15 का हो गया ए। चलिए 16, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध। याद रखिएगा एमीटर और वोल्ट मीटर के लिए, चूंकि अल्फाबेट में ए पहले आता है, तो इसका आदर्श के लिए मतलब आइडियल के लिए प्रतिरोध 0 होता है, और वोल्ट मीटर का भी बाद में आता है, इसलिए इसका इनफाइनाइट होता है। तो इसमें यहाँ क्या पूछा आदर्श के लिए, तो क्या हो जाएगा, कौन सा आदर्श है, अमीटर है, तो ए के लिए 0, भी के लिए इन्फिनिटी, ए जी। चलिए 17, ए मेटेलिक वायर ऑफ रेसिस्टेंस 50 ओम स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ इट्स न्यू रेसिस्टेंस। अब जस्ट इससे पहले भी ये क्वेश्चन बनाए थे, यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, R2 इक्वल्स टू N² R1। अब N की वैल्यू कितनी है, डबल की गई है, मतलब 2 का स्क्वायर, और पहले से कितना दे के रखा है 50, तो मतलब 4 × 50 मतलब 200 ओम, 200
ओम। इजी है, यदि फॉर्मूला समझ रहे हैं, लेंथ के टर्म में देगा तो एन स्क्वायर आर का फॉर्मूला लगाएंगे। ये हो गया अपना 17 का डी। 18 ईएमएफ ऑफ ए सेल इज मेजर्ड बाय, किसके द्वारा मेजर किया था? पोटेंशियोमीटर के द्वारा। इजी है। द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी जे एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है? ठीक है, तो सिंपल सा हम लोग जानते हैं करंट इक्वल्स टू क्या होता है? एन ई ए वी डी। और करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डेंसिटी जे इक्वल्स टू होता है आई अपॉन ए। तो आई की वैल्यू है एन ई ए वी डी डिवाइडेड बाई ए। ए से ए कट गया, क्या बचा? एन ई वी डी। तो कौन सा आंसर जाएगा? एन ई वी डी। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, किलोवाट आवर किस चीज का यूनिट होता है? समझिए, किलोवाट आवर, किलो का मतलब 10⁻³ वाट का मतलब जूल पर क्या चीज? जूल पर सेकेंड। और आवर का मतलब 3600 सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड साफ, तो ये कितना हो जाएगा? 3600 इंटू 10⁻³ जूल, यही होगा ना? तो ये हमारा कितना हो जाएगा? किलोवाट आवर किस चीज का यूनिट? जूल। जूल मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब ये अपनी कहानी। तो किलोवाट आवर किस चीज की यूनिट होती है? एनर्जी की यूनिट होती है। चलिए आगे चलते हैं। इक्कीस, द ग्राफ बिटवीन V एंड I फॉर ए कंडक्टर, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विच मेक्स एन एंगल थीटा टू दी आई एक्सिस। आई एक्सिस के साथ क्या कर रहा है ये ग्राफ? थीटा एंगल बना रहा है। ओके, द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल बी, रेसिस्टेंस क्या हुआ कंडक्टर का? कह रहा है एक चालक की वोल्टता V तथा धारा I के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है, ठीक है, जो आई एक्स के साथ थीटा कोण बनाती है। चालक का प्रतिरोध क्या होगा? देखिए, यदि हम इसकी tan थीटा, यदि ये हमारा क्या है? ये वाला भी है, तो ये भी हमारा भी होगा। और एक ट्रायंगल के अंदर यदि हम जाते हैं और यदि ये थीटा है तो ये हमारा 90 डिग्री, तो ये यदि भी लिखे और ये हमारा क्या हो जाएगा? सिंपल सा आई। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या है? ये हमारा b बनता और ये हमारा क्या बनता? p। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या लिखते? p बाई बी, मतलब v बाई आई। और v बाई आई क्या होता है? रेसिस्टेंस होता है R। तो रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है? v बाई आई बराबर क्या चीज? tan थीटा। तो आंसर क्या हो जाता है हमारा? 21 का ए। मतलब ग्राफ जब आप ओम्स लॉ पढ़े होंगे उस समय ये ग्राफ आपको बताया गया होगा कि ओमिक कंडक्टर के लिए स्ट्रेट लाइन बनता है। एक पहले भी क्वेश्चन था, याद होगा। चलिए आगे चलते हैं। एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ, एम्पियर आवर किस चीज का यूनिट होता है? एम्पियर और आवर। एम्पियर का मतलब होता है कूलम्ब पर यूनिट टाइम, और आवर मतलब सिंपल सा टाइम। तो टाइम से टाइम साफ, तो क्या बच गया? कूलम्ब। तो एम्पियर आवर किस चीज का यूनिट होगा? कूलम्ब मतलब आवेश, चार्ज। तो 22 का बी। नेक्स्ट, ओम्स लॉ डज नॉट अप्लाइड, ओम का नियम लागू नहीं होता है। कहां नहीं होता है? चालक पे तो होता ही है, लेकिन नन कंडक्टर पे लागू नहीं होता है, सेमी कंडक्टर भी लागू नहीं होता, आर्क लैंप पे भी लागू नहीं होता है। तो ऑल ऑफ दी एवं, मतलब ना ही अर्थ चालक पे होगा, जो नन कंडक्टर है उस पे भी नहीं होगा। ठीक है, ये सब पढ़ा हुआ चीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर करंट डेंसिटी। इससे पहले भी करंट डेंसिटी का एक क्वेश्चन में चर्चा किए थे। करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट पर यूनिट एरिया, ये 24 का बी। 25, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज, जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध, ताप के बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ये वाला फॉर्मूला पढ़े होंगे आप। तो अल्फा पॉजिटिव मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है? प्रतिरोध का मान बढ़ता है। किसके अंदर? किसी कंडक्टर के लिए तो इंक्रीज करेगा। 25 का ए। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टर।
पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है? याद रखेंगे पैरेलल के लिए क्या सेम होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। और सीरीज के लिए क्या सेम होता है? विद्युत धारा, करंट। तो यहाँ पैरेलल पूछा जाए तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। सत्ताईस, ए पीस ऑफ कॉपर एंड अनदर इज जर्मेनियम आर कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 80 केल्विन। मतलब टेम्परेचर को यहाँ कम किया जा रहा है। तो अब पता है कि टेम्परेचर के साथ क्या है? रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कंडक्टर के लिए मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा कंडक्टर के केस में से, ठीक है, क्योंकि अल्फा वहां पॉजिटिव होता है। तो हमारा सबसे पहला कॉपर वो कंडक्टर, यहाँ टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम किया जा रहा है, मतलब रेसिस्टेंस भी कम होगा। किसके लिए? कॉपर के लिए। तांबे के लिए रेसिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। जबकि जर्मेनियम जो है हमारा वो सेमीकंडक्टर होता है, तो उसके लिए हमारा क्या होता है? अल्फा की वैल्यू निगेटिव होती है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेसिस्टेंस यहाँ क्या हो जाएगा? टेम्परेचर घट रहा है तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। तो इस केस में जर्मेनियम के केस में रेसिस्टेंस बढ़ेगा। तो कह सकते हैं कॉपर में इंक्रीज करेगा? बिल्कुल नहीं, कॉपर में डिक्रीज करेगा एंड जर्मेनियम में इंक्रीज करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। तो 27 का क्या हो गया हमारा? डी आंसर। इजी था, कोशिश करते रहिए। पहले कौन? 27 का डी। 28, resistance of a wire is R if diameter of the wire is halved by the stretching it. डायमीटर को आधा कर दिया गया है, इसका मतलब क्या? उसकी लेंथ को बढ़ा दिया गया है, मतलब लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा, पक्की बात है। तो इसमें तो ऐसे सब में बढ़ रहा है। तो जब डायमीटर के टर्म में बात आए तो उस टाइम में हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे R2 = R1 by n का पावर 4। तो यहाँ लगा लेते हैं। अदरवाइज तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला अपन जानते ही हैं कि वॉल्यूम को सेम कीजिए फिर उसको इक्वेट कीजिए। तो R2 = क्या लिखते हैं? R1 by n पे पावर 4। तो R1 यहाँ पे क्या किया गया है? व्यास को आधा किया गया, मतलब 1/2 पे पावर कितना? 4। तो इसको लिखते हैं R1 डिवाइडेड बाई 1/2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, 16, पक्की बात 16। तो ये हो क्या हो जाता है? 16 R1। और R1 की वैल्यू कितनी दी गई है? कितनी दी गई है? R दी गई है, तो मतलब 16 R। रेसिस्टेंस बढ़ा, डायमीटर को छोटा कर दिया गया खींच के, तो रेसिस्टेंस बढ़ना ही बढ़ना है। तो 16 R होगा। तो 16 R कौन सा है? ये आपको 2 मार्क्स में पूछे हुए था 2016 में, और मॉडल पेपर 2023 के अंदर ये क्वेश्चन था। तो 28 का हो गया हमारा डी। 29, which of the following behaves a crystal of silicon at absolute zero temperature? कैसा बिहेव करता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे? Which of the following behaves as a चलो, परम शून्य ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यवहार करता है? तो वो इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है, याद रखेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मोबिलिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो लिख सकते हैं VD का मीटर पर सेकेंड, और इसका क्या होता है? न्यूटन पर कूलम्ब। तो कूलम्ब ऊपर चला जाएगा, कूलम्ब मीटर बाय न्यूटन सेकेंड। कूलम्ब का यूनिट क्या होता है? कूलम्ब का क्या होता है? एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, पता ही है। तो एम्पियर इंटू सेकेंड इंटू मीटर बटे न्यूटन इंटू सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड साफ, तो क्या बच गया? एम्पियर मीटर पर न्यूटन, एम्पियर मीटर पर न्यूटन। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा अपना? ए। समझ रहे हैं इतना तक? मतलब फॉर्मूला यदि याद है तो यूनिट वगैरह निकालना तो आसान सा चीज है। नेक्स्ट की बात करते हैं। इफ ए कॉपर वायर इज स्ट्रेच टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 1%, कॉपर वायर को खींचकर 1% बढ़ा दिया जाता है, देन परसेंटेज चेंज इन इट्स रेसिस्टेंस विल बी। तो इसके रेसिस्टेंस में कितना परसेंट का चेंज होगा? क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है, देखते हैं। हम लोग को पता है रेसिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? R = ρ L/A।
ठीक है। यहाँ पे लेंथ बढ़ाने से मतलब स्ट्रेच करने से लेंथ तो बढ़ेगा ही, साथ में एरिया भी घटेगा। तो हम ऐसा काम करते हैं कि जिससे इसका जो कांस्टेंट है उसमें इसको थोड़ा सा डेवलप करते हैं। मतलब ऐसा कुछ देखिए, इसको क्या करते हैं L बाई एल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा रो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इंटू एल। तो इसको लिख सकते हैं रो एल स्क्वायर, एरिया इंटू लेंथ होता है हमारा वॉल्यूम। अब यहाँ पे रो रेसिस्टिविटी और वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट है, स्ट्रेच भी कर दोगे तो वॉल्यूम बदलने वाला नहीं है। आप बनाते रहिए, आंसर बताते रहिए। ओके, तो अब यहाँ पे हम 11th का इटरनल मेजरमेंट का फॉर्मूला लगाते हैं, फंडा लगाते हैं, सिंपल सा आर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल आर बाई आर इज इक्वल्स टू 2 इंटू डेल एल बाई एल। ये आपको 11th में पढ़ाया गया था, ठीक है। इसको और थोड़ा सा लिखते तो क्या लिखते, परसेंटेज चेंज के लिए इंटू 100% बराबर कितना 2 डेल एल बाई एल इंटू 100%। ओके, तो यहां से हमारा यहां से जो निकलेगा परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस डेल आर बाई आर इंटू 100%, और यहां से जो निकलेगा जो मतलब पुट करना है ये है हमारा परसेंटेज चेंज इन लेंथ। तो सिंपल सा पुट कर देते हैं 2 इंटू परसेंटेज चेंज कितना है लेंथ में 1% का, तो सिंपल सा ये कितना हो गया 2% का। तो रेसिस्टेंस में जो परसेंटेज चेंज होगा वो कितने का होगा 2% का। वो थोड़ा सा 11th का यूज किया गया है इसको बनाने के लिए, वरना लॉन्ग प्रोसेस में चला जाएगा ये, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 2% इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इंक्रीज पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव लेंगे, 1% इंक्रीज कर रहा है ना, इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव लेंगे, और डिक्रीज करता तो क्या लेते माइनस में 1% लेते। तो चूंकि ये इंक्रीज कर रहा है लेंथ को और लेंथ पे ही काम कर रहे हैं इसलिए यहाँ पॉजिटिव लिए। आगे देखेंगे एक और क्वेश्चन है ऐसा ही 31 के बाद 32 किरचॉफ सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो सेकेंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वेरी गुड, तो कहां है ये 32 का बी। नेक्स्ट, अच्छा ये तो पता ही है, फर्स्ट रूल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और सेकेंड रूल हमारा किस पे है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट कह रहा है बाय स्ट्रेचिंग ए मेटल वायर इट्स रेडियस इज डिक्रीज बाय 1%। इसके रेडियस को क्या किया जा रहा है डिक्रीज किया जा रहा है 1% से, ठीक है। देन चेंज इन द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, तो इसके प्रतिरोध में कितना का चेंज होगा, तो होगा तो देखते हैं। फिर से वही लगाते हैं फॉर्मूला R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ठीक है। अब की बार हमको क्या चेंज किया जा रहा है रेडियस, तो हम इस बार कोशिश करेंगे कि इसके एरिया के साथ काम करने का। इसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं रो एल बाई ए इंटू ए बाई ए, तो ये क्या हो जाएगा रो एल इंटू ए बाई ए स्क्वायर। इसको लिखते हैं रो एल इंटू ए वॉल्यूम और एरिया का क्या लिखते पाई आर का स्क्वायर, एरिया का पाई आर स्क्वायर है उसका होल स्क्वायर मतलब इतना। तो ये लिखा जा सकता है रो भी बाई पाई स्क्वायर आर पे पावर 4, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आर का। तो यहाँ पे और थोड़ा सा लिख लेते हैं आर इज इक्वल्स टू रो भी बाई पाई स्क्वायर इंटू आर पे पावर -4 लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसमें कांस्टेंट कौन है, ये पूरा कांस्टेंट है, तो फिर से वही पहले वाला फार्मूला लगाएंगे सिंपल सा। तो डेल आर बाई आर इज इक्वल्स टू इसको लिख सकते हैं -4 डेल आर बाई आर, ठीक है, लिखा जा सकता है। तो रेडियस के टर्म में हमको दिया है तो इसको परसेंटेज में लेने के लिए क्या करेंगे इंटू 100% बराबर -4 डेल आर बाई आर इंटू 100% -4। अब यहां क्या कर रहा है रेडियस इज डिक्रीज बाय 1%, यदि इंक्रीज करता तो यहां पे परसेंटेज चेंज पॉजिटिव में लेते, और यदि डिक्रीज कर रहा है तो परसेंटेज चेंज किस में लेंगे माइनस में लेंगे। तो यहाँ कितना का कह रहा है 1% से, तो -1%, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 4% का रेसिस्टेंस क्या करेगा इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो 4% से क्या करेगा इंक्रीज करेगा 32 33 का ए।
ऐसे भी हमको पता है कि रेडियस इंक्रीज डिक्रीज बाय, चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। व्हेन टू बल्ब ऑफ पावर 40 वाट एंड 60 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द पावर ऑफ देयर कॉम्बिनेशन विल बी। ठीक है, तो दो बल्ब हमको दिया है जिसका P1 मान लीजिए दे दिया 40 वाट का और P2 अपने को दे दिया 60 वाट का। ठीक है, अब कह रहे हैं इस दोनों को कैसे जोड़ा जा गया है, श्रेणी क्रम में, मतलब सीरीज में जोड़ा गया। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है 1/p इक्वल्स टू 1/p1 प्लस 1/p2 प्लस 1/p3, और वही पैरेलल के लिए होता है p इक्वल्स टू p1 प्लस p2। तो ये लगा देते हैं फॉर्मूला 1/p1 प्लस 1/p2, तो 1/40 प्लस 1/60। तो इसका हो जाएगा कितना, एलसीएम लेंगे तो लिख सकते हैं 240। अब यदि इसको बात करते तो 6 और इसकी बात करते तो 4, तो यहां से कितना हो जाता, तो 1/p बराबर 10/240। लड्डू से लड्डू साफ, तो p इक्वल्स टू कितना 24 वाट। तो 24 कहाँ है, तो यहाँ है। एकदम आसान था, यदि फॉर्मूला याद है तो पराक से बना सकते हैं। तो 34 का क्या हो जाएगा डी। चलिए 35 एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक। पता है अपने को R इक्वल्स टू रो L बाई ए, तो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा R A बाई L। R का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर, मीटर से मीटर स्क्वायर साफ, तो मतलब ओम मीटर, ओम मीटर। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। तो क्या हो गया 35 का डी। 36 रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। किसी चालक में बह रही धारा मतलब करंट और ड्रिफ्ट वेग में क्या संबंध होता है। आई इक्वल से पहले भी हम लोग क्वेश्चन में बात किया, आई इक्वल्स टू NEA VD, आई इक्वल्स टू NEA VD। कुछ करना ही नहीं था आपको, वहां पे क्या करिए 2 मार्क्स में पूछे हुए था, तो आपको वहां बताना था कि भैया क्या रिलेशन होता है। तो 2 मार्क्स का हमने किस में ले लिया, 1 मार्क्स में। नेक्स्ट, एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, शोषित विद्युत ऊर्जा। ठीक है, क्या होती है, एनर्जी इक्वल्स टू होता है हमारा I स्क्वायर RT, और भी फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R स्क्वायर बाई R इंटू टी, तो इसको लिख सकते हैं V स्क्वायर बाई R इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। भैया पोटेंशियल डिफरेंस के नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक, दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। स्क्वायर है तो स्वाभाविक सी बात है आंसर हमारा ये हो जाएगा, इजी है। ठीक है, 37 का क्या हो गया सी। 38 टू मेजर द करंट इन ए सर्किट वी अप्लाई, धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग करते हैं। तो सिंपल सा धारा मापने के लिए एमीटर का उपयोग करते हैं और वोल्टमीटर का विभव मापने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस। तो 38 का क्या हो जाएगा बी। 39 कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस फॉर ब्लू कलर, ये तो आपको याद ही होगा, ये वाला फॉर्मूला से बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। फटाक से आंसर दीजिए। चलिए तो देखते हैं हमारा किसके लिए पूछा जा रहा है, नीला रंग के लिए। तो नीला का हमारा कौन सा होता है, ये है ब्लू, नीला 6, तो आंसर क्या होगा हमारा 6। नेक्स्ट, किसके लिए अब की बार पूछ रहा है, हरे रंग के लिए, देते जाइए आंसर। ग्रीन कलर के लिए, तो ग्रीन कलर के लिए कौन सा हमारा होता है 5, तो ग्रीन के लिए 5। ये फॉर्मूला याद है, बीबी रॉय वाली कहानी सब याद है। तो 40 का हो गया सी। 50 किस कौन सा कलर, येलो कलर के लिए, पीला के लिए, पीला के लिए क्या होता है हमारा 4, तो 4 एकदम आसानी से। तो हमारा कौन सा हो गया ये 41 का डी हो गया। और 42 किस कलर के लिए बोल रहा है, लाल रंग के लिए, तो रेड कलर के लिए हमारा कौन सा होता है, कहाँ गया भैया लाल, लाल का होता है 2, तो हो गया 2। तो 42 का क्या हो गया बी। 43 विशिष्ट चालकता, ठीक है, स्पेसिफिक
कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है? रेसिस्टिविटी का जस्ट अपोजिट। तो मतलब हम कह सकते हैं कि रेसिस्टिविटी का जो यूनिट होता है उसका जस्ट अपोजिट हमारा क्या होगा? कंडक्टिविटी का। अभी जस्ट निकाले थे रेसिस्टिविटी का, L बाई ए, और यहाँ से रो इक्वल्स टू आर ए बाई एल, और हमारा हो जाएगा यहाँ से ओम इंटू मीटर। अभी जस्ट देखे थे रेसिस्टिविटी का। तो कंडक्टिविटी का क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का हमारा जस्ट इसका उल्टा, मतलब पर ओम पर मीटर। तो पर ओम पर मीटर कौन सा है? ये वाला है, एकदम आसान था। 43 का सी। 44 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे भी याद भी है, नहीं तो आपको यदि कंडक्टिविटी कुछ लोगों का पता है तो देखेंगे यहाँ पे किसकी सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी है। तो जिसकी ज्यादा कंडक्टिविटी वो क्या होगा? अच्छा कंडक्टर होगा। तो कौन सा होगा? सिल्वर। द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ये तो मतलब बिना बनाए हुए भी बताया जा सकता है। ये दोनों पैरेलल हैं तो ये दोनों मिलके कितने का बनाएंगे? पैरेलल के लिए 1/2 प्लस 1/2 मतलब 1/r इक्विवेलेंट। तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर कितना? 2/2 मतलब r इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो ये दोनों मिलके कितने का बनाया? 1 का। दोनों हट गया, ये दोनों हट गया। 1 + 2 सिंपल सा जानते हैं अपना सीरीज के लिए क्या होता है? R1 + R2 मतलब 2 + 1 मतलब 3 ओम। तो 3 3 3। ये सब मतलब एकदम इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इजी वाले, तो प्रैक्टिस करते रहना और क्या करना है। 45 का क्या हो जाएगा हमारा? बी। 46 ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये फॉर्मूला भी इससे पहले आया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? ई स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम इंटू रिलैक्सेशन टाइम टाउ। तो माइनस साइन इस चीज का होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो आंसर हमारा क्या होगा? अब इसके साथ जाते तो यहाँ पे चूंकि वेक्टर के टर्म में दिया है तो आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा। वेक्टर के टर्म में नहीं रहता, मतलब सिंपल सा ऐसा रहता VD इक्वल्स टू, ठीक है। तो अपना ये भी सही है, लेकिन जब हम वेक्टर लगा दिए मतलब डायरेक्शन बता रहे हैं तो आपको वहां पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा अपना? 46 का डी। चलिए 47 द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ 2 रेसिस्टर्स ऑफ 10 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब समानांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के 2 प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। ये तो मुंह जवानी बनने वाला है क्या? मारिए फटाक से टाइपिंग। तो समानांतर जुड़ने का क्या होता है? 1/rp इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r का 2। तो 1/10 प्लस 1/10 मतलब 2/10 मतलब 1। तो 1/rp इक्वल्स टू 1/5, तो rp इज इक्वल्स टू 5 ओम। तो 5 ओम किधर है भैया? यहाँ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। 47 का डी। चलिए 49 वोल्ट मीटर मेजर। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? अभी जस्ट इससे पहले भी एक बार आया था, ए मीटर क्या मेजर करता है या करंट कौन मेजर करता है? तो वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करता है, सिंपल सा कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो 48 का बी। चलिए 49 ए बैटरी हुज ईएमएफ 5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 2 ओम। तो बैटरी का 5 वोल्ट का बैटरी है, मतलब ई की वैल्यू 5 वोल्ट दे के रखा है। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दे के रखी गई है? 2 ओम, ठीक है। इज कनेक्टेड इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इफ द करंट ऑफ इतना एम्पियर फ्लोइंग, मतलब आई की वैल्यू दे के रखी गई है 0.4 एम्पियर, ठीक है। इफ फ्लो इन सर्किट देन टर्मिनल वोल्टेज, आप लोगों को पता है सर्किट इक्वेशन। सर्किट इक्वेशन क्या होता है? E इज इक्वल्स टू ईएमएफ इक्वल्स टू V प्लस I इंटू R। और V जो होता है ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो V इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? E माइनस आई इंटू आर। ई अपने को दे दिया है 5 वोल्ट, माइनस आई की वैल्यू है कितना? 0.4 इंटू आर की वैल्यू है 2। तो कितना हो गया? 5 माइनस 0.8, ये हो गया कितना? 4.2 वोल्ट। एकदम आसान सा है, यदि सर्किट इक्वेशन आपको पता है तो आराम से निकाल सकते हैं। तो 4.2 यहाँ पे है।
तो 49 का डी। चलिए 50, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज विथ। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस मतलब रो की बात की जा रही है, तो रो जो होता है मटेरियल पे डिपेंड करता है, ना ही उसको लेंथ से कोई मतलब होता है, ना उसको एरिया से कोई मतलब होता है। तो किस पे डिपेंड करेगा? ताप के बढ़ने से। चलो ताप के बढ़ने से टर्म में दिया है ना, यदि यहाँ ये रहता है कि मटेरियल तो मटेरियल, तो यहाँ ताप की बात करें तो सिंपल सा रेसिस्टेंस भी टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ता है और रेसिस्टिविटी भी टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ती है। तो सिंपल सा क्या होता? राइज इन टेम्परेचर। यदि कहता कि मटेरियल के टर्म में कहता तो क्या कहते हैं, मटेरियल के चेंज होने से उसकी वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है। चलिए 50 का ए, द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स ऑन, अच्छा डिपेंड्स ऑन रहता ओके, तो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, उसके एरिया पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन दी मटेरियल। तो सिंपल सा कहते ऑन मटेरियल, डायमीटर पे नहीं, मास पे नहीं, लेंथ पे नहीं, ओनली किसके ऊपर? टेम्परेचर पे, और दूसरा कौन सा मटेरियल का वो बंदा बना हुआ है। 51 का हो गया हमारा डी। पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, अभी जस्ट हम लोग निकाले थे, एनर्जी का फॉर्मूला लिखे थे, क्या था? E इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, और दूसरा लिखे थे वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो पावर क्या होता है? E बाई टी, एनर्जी बाई टाइम, तो क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाई आर। तो वी स्क्वायर बाई आर कब कब पूछ दिया? 15, 16, 19, 21, आसान था। 52, 52 का सी। चलिए 53 की बात करें, टू कॉपर वायर ऑफ लेंथ इतना एंड इतना, हैविंग रेडियस इतना इतना रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अभी जस्ट बोले थे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो होता है वो नहीं लेंथ पे डिपेंड करता है, ना ही उसके किसके ऊपर? एरिया के ऊपर, मतलब रेडियस के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है। तो सिंपल सा चीज है कि लेंथ कुछ भी हो, मटेरियल चूंकि सेम है तो दोनों का रेशियो भी क्या होगा? तो मटेरियल सेम है, दोनों के लिए रो की वैल्यू सेम ही होगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है? एक करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज इन ए वायर फॉर 10 सेकंड, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज 15 वोल्ट, द वर्क डन विल बी। तो जो पहले दिया है उसको लिख लेते हैं, क्या लिखने में क्या जाता है? लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आई हमको दे के रखा है 10 एम्पियर और टी इक्वल्स टू दे के रखा है 10 सेकेंड, ओके। इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी वायर, मतलब भी की वैल्यू दे के रखा है 15 वोल्ट, ठीक है। तो वर्क डन पूछ रहा है, तो वर्क इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं क्या होता है? आई स्क्वायर आर इंटू टी। इसको और लिखते तो लिखते आई इंटू आर इंटू आई इंटू टी, और लिखते तो भी आई इंटू टी। भी की वैल्यू कितनी? 15, आई की वैल्यू कितनी है? 10, और टी की वैल्यू कितनी है? 10। तो कितना हो गया? 1500 वर्क है तो इसका जूल, तो कितना हो जाएगा? 1500 जूल। तो 2012 में पूछा था, ठीक है। तो 1500 जूल, 54 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 55, a uniform wire of resistance R is cut into n equal pieces and joined in parallel, ठीक है। तो निकालना क्या है? चलिए पैरेलल होने के बाद इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा? तो हम लोग क्या जानते हैं? R इक्वल्स टू क्या होता है? रो L बाई ए। एरिया तो बदलने वाला नहीं है, रो बदलने वाला नहीं है, बदल कौन सा रहा है? L बदल रहा है। तो n इक्वल पार्ट्स में काटेंगे तो मतलब लिख सकते हैं रो L बाई एन बाई ए। ये हमारा क्या हो जाएगा? R डैश, ठीक है। R डैश हमारा होगा ना, कटने के बाद एक बहादुर का जो nth पार्ट होगा उसका क्या रेसिस्टेंस है। अब इस सब को क्या किया गया है? पैरेलली जोड़ दिया गया है। इसका मतलब क्या हो गया? R डैश इक्वल्स टू लिख सकते हैं R बाई एन, ठीक है। रो L बाई ए इक्वल्स टू R हो गया बाई एन। तो पैरेलली जोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं? R पैरेलल इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला? R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक? nth टर्म तक। तो यहाँ पे होता हमारा 1 बाई कितना है? R बाई एन प्लस 1 बाई R बाई एन, ऐसे ही जोड़ते जोड़ते तक कहाँ तक? nth तक। तो इसको लिखते हैं n डिवाइडेड बाई
जोड़ने के बाद इतना, मतलब एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो 1 बाई आर पी इक्वल्स टू इतना हो गया, तो आर पी इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं, आर बाई एन स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा, आर बाई एन स्क्वायर, आर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, आसान था। तो आंसर 55 का डी, ए। 56, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट ए पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या होता है, सारे के सारे बीजगणितीय योग विद्युत धारा का क्या होता है, शून्य होता है। तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, 56 का ए। 57, किरचॉफ्स करंट लॉ इज द कंजर्वेशन ऑफ कंसिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। धारा नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, किरचॉफ्स का, बताइए फटाक से। हमारा किसका होता है, चार्ज का, आवेश का, 57 का सी। विद्युत वाहक बल की इकाई पता ही है, वोल्ट होता है। तो किधर है भैया, वोल्ट है। न्यूटन बल का, जूल एनर्जी का, ये सब तो पता ही रहता है अपने को। तो 58 का क्या हो जाएगा, सी। 59, किरचॉफ जंक्शन रूल इज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ विच क्वांटिटी। अभी जस्ट पहले भी क्वेश्चन सेम यही था। तो जंक्शन रूल चार्ज के होता है बेस्ड, तो कह सकते हैं चार्ज। 59 का डी। 60, व्हीटस्टोन ब्रिज कंपेयर्स किसको, रेसिस्टेंस को कंपेयर करता है। 60 का ए। 70, किरचॉफ सेकंड लॉ इज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड टू। फर्स्ट रूल चार्ज, आवेश, सेकंड रूल एनर्जी या ऊर्जा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, 61 का सी। 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। तो रेसिस्टेंस रो एल बाई ए, तो रेसिस्टिविटी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, आर ए बाई एल। कौन सा है, आर ए बाई एल। तो 2 का ए कब पूछा है, 2021 में। इसमें हो सकता है कुछ लोग किसको लगा के चले आए, इसको लगा के चले आए, ठीक है, और कहे कि सही है। भैया सही नहीं है, क्योंकि रेसिस्टिविटी का पूछा जा रहा है। नेक्स्ट, if the length of the potentiometer wire is increased then the balance point will be obtained। यदि पोटेंशियोमीटर वायर के लेंथ को इंक्रीज कर दिया जाएगा तो बैलेंस पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। मतलब सेम लेंथ पे नहीं होगा, शॉर्ट लेंथ पे नहीं होगा, कहाँ होगा, एट मैक्सिमम लेंथ के ऊपर। तो उसको समझने के लिए तो काफ़ी लंबा चौड़ा डिटेल है, तो वहाँ जाके समझिए। फिलहाल याद रखने के लिए याद रख सकते हैं। तो 63 का बी। 64, व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर। देखिए इसका आंसर है, कुछ लोग का ये कहना है कि भैया लो और हाई दोनों को मेजर करता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं लो। हम तो लो के साथ जाएंगे, ओके। और सम टाइम आपको ये भी मिल सकता है और ये भी मिल सकता है, ओके। तो जिसके साथ आपको अच्छा लगे उसके साथ जाइए, लेकिन अपन किसके साथ जाते हैं, लो के साथ जाते हैं। तो 64 का हो जाएगा बी। 65, if a uniform wire of resistance 16R is cut into 4 equal pieces and joined in parallel, then the equivalent resistance। अब 16R वाले एक वायर को 4 पीस में काटा जाएगा, तो एक का कितना होगा रेसिस्टेंस। सिंपल सा भी जस्ट देखे थे, R इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल बाई ए। तो सिंपल सा रो कितना 4 भाग में काटे, एल बाई 4 इंटू ए, मतलब रो एल बाई ए इंटू 1/4। तो आर डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आर बाई 4। आर की वैल्यू कितनी है, 16R। रेसिस्टेंस यही है ना, बाई 4, मतलब कितना हो गया 4R। ये हमारा आर डैश निकल गया। अब इसको कैसे जोड़ा गया है, इसको जोड़ा गया है हमारा पैरेलली जोड़ा गया है ना, पैरेलल जोड़ा गया है। तो पैरेलल के साथ फॉर्मूला क्या होता है, 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, चलो 1/R3 प्लस 1/R4। सिंपल सा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल सा 1/4R प्लस 1/4R प्लस 1/4R प्लस 1/4
4R, ये क्या हो जाएगा 4/4R, यही होगा ना सिंपल सा। तो 1/RP इक्वल्स टू इतना, तो RP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा R। सिंपल सा 4 से 4 कट गया, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 65 का A। If any emitter is shunted, then the total resistance, एमीटर को शंट करना है, मतलब एमीटर ये हमारा है, इसको शंट करते हैं कैसे, ऐसा कुछ। तो जब दो रेसिस्टेंस पैरेलली जुड़ता है तो वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की, तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। 2023 में पूछा है, पैरेलली ही शंट करते हैं एमीटर के साथ, तो क्या होगा, रेसिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। तो 66 का बी। चलिए, इन फिगर द वैल्यू ऑफ x इन बैलेंस कंडीशन, तो सिंपल सा, इसको तो कुछ करना ही नहीं है, x बाई कितना 40 इज इक्वल्स टू 60/60, तो ये से ये कट गया, तो x बराबर सिंपल एकदम इजी सा 40, तो 40 ओम। 67। नेक्स्ट, a bulb of rated 100 watt 220 volt is connected across 240 volt, calculate electric power loss। ठीक है, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। पावर इक्वल्स टू क्या होता है, सिंपल सा हम लोग जानते हैं, पावर इक्वल्स टू V²/R, तो R इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, V²/P। अब V कितना दिया है हमारा, V दिया 100, मतलब 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई V दिया 220, सॉरी V अपने को दिया है, कहाँ दिया, ये दिया है V220 का स्क्वायर, और पावर दिया है अपना 100, तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करते हैं इसको, तो हो जाना चाहिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 484 ओम। तो कह रहा है कि कनेक्टेड अक्रॉस 240 वोल्ट, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पावर लॉस। तो पावर इक्वल्स तो हम लोग क्या जानते हैं, V²/R, और V की वैल्यू कितनी है, अब की बार कितनी हो गई 240, तो 240 इसका स्क्वायर, और रेसिस्टेंस अभी जस्ट निकाले 484। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 484 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 119 वाट। तो पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 119, तो लॉस कितने का होगा, लॉस बराबर 119 माइनस 100 बराबर 19 वाट का, तो 19 वाट। उम्मीद है थोड़ा सा समझ में आया होगा, सिंपल सा। पावर इक्वल्स टू क्या होता है, V²/R जानते हैं, उससे पहले रेसिस्टेंस को निकाल लिए, अब रेसिस्टेंस को इस वाले वोल्टेज के साथ यूज करके पावर निकाल लिए, ठीक है, और जो फाइनल आया उसमें से इनिशियल वाले को घटा दिए तो हमको लॉस मिल गया, तो 19 वाट 68। वैसे 2 मार्क से पूछा था, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन सर्किट, वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, पता है अपने को, वोल्ट मीटर को अपन पैरेलली कनेक्ट करते हैं और अमीटर को सीरीज में, तो वोल्ट मीटर को पैरेलली कनेक्ट करते हैं, तो 69 का बी। चलिए 70, टू सेल्स ईएमएफ इतना इतना इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 कनेक्टेड इन पैरेलल देन इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन, ये वाला आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है, लिखा हुआ है सब कुछ। तो जब इसका इक्वेशन निकालोगे तो इक्वेशन कुछ ऐसा आएगा, तो उस समय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये हमारा होता है, और इक्विवेलेंट ईएमएफ ये होता है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये होता है। तो अपने से इक्विवेलेंट क्या पूछा जा रहा है, ईएमएफ, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, किधर है भैया E1 R2, तो ये वाला है। तो ये आपको बताया गया होगा, जब आप लोग पढ़े होंगे उस टाइम में कैसे आता है, थोड़ा सा मेहनत करना है, आ जाता है, ठीक है। तो 70 का क्या हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है हमारा, एमीटर इज कनेक्टेड इन सर्किट, तो अभी जस्ट देखिए वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है पैरेलली, और एमीटर कैसे कनेक्ट होता है बताओ, सिंपल सा है, एमीटर हमारा कनेक्ट होता है सीरीज में, तो 71 का क्या हो जाएगा ए। चलिए, एंड रेसिस्टेंस ऑफ इक्वल रेसिस्टर्स ऑफ इक्वल रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, देन देयर रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो एन को यदि हम कैसे जोड़ते हैं, पहले सीरीज में,
तो आर एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिंपल सा आर टाइम्स जोड़ा जाएगा तो मतलब एन आर, और वही यदि हम आर पी निकालते तो क्या लिखते, आर बाई एन, और दोनों को रेशियो कर दे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एन आर इंटू एन डिवाइडेड बाई आर, आर से आर कट गया मतलब एन स्क्वायर। ठीक है, अब ये कैसे आया, ये तो इतना क्वेश्चन कर चुके हैं तो पक्का समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो वह थोड़ा सा सब सुधारिए। तो 72 का क्या हो जाएगा बी, 73 you are given 3 resistors each of 3 ohm, the minimum resistance that can be obtained using their combination। मिनिमम के लिए हमको कैसे जोड़ना पड़ता है, कैसे 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 जोड़ते हैं, सिंपल सा है, पैरेलली जोड़ते हैं। तो पैरेलली जोड़ेंगे तो 1 बाई आर पी इज इक्वल्स टू 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 मतलब 3, तो आर पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 बाई 3 ओम, तो 1 बाई 3 ओम, एकदम आसान सा है। 73 का डी, 74 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या होता है वी डी वाई पता ही है, तो 74 का ये सब फॉर्मूला याद रखना है और कुछ विशेष नहीं है, ठीक है। तो 74 का ए, 75 4 रेसिस्टेंस कॉइल each of resistance 4 ohm are connected in parallel, their combination combined resistance कैसे जोड़ा गया है, पैरेलली जोड़ा गया है, तो 1 बाई आर पी इज इक्वल्स टू कितने हैं 4 है और 4 ओम का है, तो 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 मतलब 4 बाई 4 मतलब 1, तो आर पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 ओम, 1 ओम। ये सबसे आसान ज्यादा क्या होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, पता है ना। तो अभी तक यहाँ तो पहुंचे तो पक्का कमेंट तो जरूर कीजिएगा कैसा लग रहा है वीडियो। थोड़ा हो सकता है पढ़ाई लिखाई का चीज़ है तो बोर तो करेगा ही, ठीक है, लेकिन एग्जाम देना है, रिजल्ट भी लाना है तो थोड़ा बोर भी होना पड़ेगा। तो आ गए 75 का ए 76 डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ का हम लोग जानते हैं, ईएमएफ भी इक्वल टू सिंपल सा ऐसे निकाल सकते हैं वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क का हमारा क्या होता है ml2 t माइनस 2 और चार्ज का होता है AT, तो इसका लिख सकते हैं सिंपल सा ml2 t माइनस 3 a माइनस 1। तो ml2 t माइनस 3 a माइनस 1 या I माइनस 1 एक ही बात है, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा D। यदि आपको EMF पूछ रहा है ना, EMF कहे या वोल्टेज कहे या पोटेंशियल डिफरेंस कहे, सबका यूनिट क्या होता है वोल्ट ही होता है, तो किसी भी फॉर्मूला से निकाल लीजिए। तो 76 का D। चलिए 77 द करंट I पास थ्रू ए कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A इज गिवन बाय यूजुअली I इक्वल्स टू जस्ट इससे पहले ही फॉर्मूला पढ़ा था I इक्वल्स टू NEAVD, तो NEAVD 77 का A। 78 द रेसिस्टेंस ऑफ मेटल व्हेन हीटेड गोज ऑन, मेटल को जब हीट करते हैं, चूंकि अल्फा की वैल्यू मेटल के लिए पॉजिटिव होती है, तो मेटल को जब हीट करोगे तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ेगा, तो क्या कह सकते हैं इंक्रीजिंग, बढ़ता है। 78 का बी। 79 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू, एम्पियर किस चीज का यूनिट होता है करंट का, करंट इक्वल्स टू क्या होता है चार्ज बाई टाइम, चार्ज का होता है कूलम्ब और टाइम का सेकंड, कूलम्ब पर सेकंड, तो कूलम्ब पर सेकंड 79 ए, एकदम इजी। 80 the potential of a circuit that converts electrical energy into thermal energy। अच्छा, तो the property of a circuit, ठीक है, पोटेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ ए सर्किट दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप ऊर्जा में बदलता है, उसको कहा जाता है रेसिस्टेंस। 80 का ए। 90 the current flowing in a wire of
resistance 5 ohm having potential difference 7 volt for 20 minutes, the heat produced will be। तो जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं, क्या दिया है भैया, रेसिस्टेंस R इक्वल्स टू दिया है हमारा 5 ओम, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू दिया है 7 वोल्ट और T इक्वल्स टू दिया है 20 मिनट, मतलब 20 इंटू 60 सेकेंड, मतलब 1200 सेकेंड। और हमसे क्या पूछ रहा है, हीट, हीट इक्वल्स टू क्या होता है आई स्क्वायर आर टी, आई नहीं है वी और आर के टर्म में तो इसको और लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो वी की वैल्यू कितनी 7 वोल्ट है ना, 777 है, तो 7 का स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी है 5, और टी हमारा कितना है 1200। इसको जब सॉल्व करेंगे तो गुना भाग करने के बाद कितना आता है, ये आएगा 11,760 जूल, ठीक है। लेकिन यहाँ जूल में आंसर नहीं है तो इसको क्या करना पड़ेगा, जूल को कैलोरी में बदलने के लिए क्या करेंगे 11760 डिवाइडेड बाई 4.2 कैलोरी, और ये हमारा हो जाएगा 2800 कैलोरी, मतलब इतना। तो आसान था, सिंपल सा फॉर्मूला अपने को पता है, उसको सॉल्व कर लेना है। तो 81 का क्या हो जाएगा हमारा डी, चलिए 82, द कॉज ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर इज डिफरेंस इन, करंट फ्लो के लिए क्या कारण होता है, कारण होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो सिंपल सा है सी, 82 का सी हो जाएगा अपना। चलिए 83 क्या है, टू रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस 3:4, मतलब R1 बाई R2 अपने को दे दिया है 3/4, ठीक है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब ये एक हमारा और ये एक हमारा, दोनों R1 और R2 कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है, ओके। तो कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट प्रोड्यूस इन देम, तो हीट प्रोड्यूस कंपेयर करना है, मतलब H1 बाई H2, ठीक है। तो H बराबर हम लोग क्या जानते हैं हीट के लिए I स्क्वायर RT, और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है V स्क्वायर बाई R इंटू टी, होता है ना, ठीक है। चूंकि पैरेलली कनेक्टेड है तो पोटेंशियल क्या होगा, दोनों के लिए, इसके लिए भी V होगा, इसके लिए भी V होगा, तो सिंपल सा हम लिख सकते हैं, इसको लिखते H1 के लिए तो क्या लिखते V स्क्वायर बाई R1 इंटू टी डिवाइडेड बाई V स्क्वायर बाई R2 इंटू टी, टी से टी साफ, V स्क्वायर से V स्क्वायर साफ, तो यहाँ से क्या बचेगा R2 बाई R1, और R2 बाई R1 की वैल्यू क्या होगी 4/3, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 4/3, 83 का ए। आसान सा है, पैरेलल कनेक्ट होता है तो पोटेंशियल सेम होता है, तो सेम कर दिए, एक ही टाइम, मतलब दोनों के लिए टाइम भी सेम होगा और क्या होगा भी सेम होगा, इसलिए सब कट कुट के क्या 4/3 आंसर दे देगा। ये ऐसा क्वेश्चन कब पूछा था 2019 में 2 मार्क्स में, आपको सॉल्व करना था, यहाँ ऑप्शन हमने दिया है, सॉल्व करना था वहां। तो 83 का क्या हो जाएगा ए। A wire of resistance 12 ohm is bent into a circle, the equivalent resistance between diametrically opposite point। अब ये पूरा वायर है, उसका रेसिस्टेंस कितना देके रखा है 12 ओम का, डायमेट्रिकली अपोजिट मतलब यहाँ और यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 6, और इसका भी क्या हो जाएगा 6, और 6 और 6 कैसे हैं पैरेलली जुड़े हुए हैं, तो पैरेलली जोड़ने का मतलब 1/6 प्लस 1/6 मतलब 1/3, 1/RP, तो RP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 ओम, एकदम आसान सा है। 84 का ए, उम्मीद है समझ रहे होंगे, ठीक है। 84 का ए। 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, वाट, वाट क्या होता है जूल पर सेकंड होता है, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। 85 का ए। 86, विच वन इज करेक्ट, कौन सही है, धारा अदिश है, मतलब करंट इज स्केलर, ठीक है, करंट डेंसिटी इज वेक्टर, ये तो पहला सही मिल गया। धारा कभी सदिश नहीं होती है, दोनों सदिश होते ही नहीं है, इनमें से कोई वाली बात नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा 86 का ए, ठीक है। तो क्वेश्चंस, वीडियो तो लंबा जा ही रहा है, यहाँ तक जो भी लोग पहुंच रहे हैं मतलब हिम्मत है उनमें, ठीक है, तो लगे रहिए, ज्यादा नहीं बचा है अब। 86 का ए। 87, 4 12 ohm resistance are connected in parallel,
3 such combination are connected in series, what will be the total resistance? 4 को हम 12 ओम का प्रतिरोध ले लेते हैं, तो ये इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा हमारे पास? ये आ जाएगा कितना, 4 है तो 12/4 मतलब 3 ओम। तो इसका जब कॉम्बिनेशन लेंगे वो होगा 3 ओम का, 3 ओम का। और ऐसे कितने कनेक्टेड हैं? 3 सच कॉम्बिनेशन कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब 3 लोग ऐसे हैं, 3 3 3 का, तो टोटल कितना हो गया? 9 ओम, 9 ओम। 2 मार्क्स से पूछा था, ठीक है। तो थोड़ा सा जब 2 मार्क्स से पूछेगा तो वहां लिखना पड़ेगा, यहाँ चूंकि हम ऑब्जेक्टिव में काम कर रहे हैं इस पे तो सब चलता है। तो 87 का डी। 88 द इलेक्ट्रिकल appliances in our houses are connected across supply switch is। तो हाउस में कैसे कनेक्टेड होता है? स्वाभाविक पैरेलल कनेक्टेड होता है, पैरेलल। 88 का बी। नेगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम, ऋण आवेश का प्रवाह होता है, कहां से होता है? ऋण आवेश का प्रवाह होता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, लो से हाई की तरफ। वही पॉजिटिव चार्ज की बात करता तो हाई से लो की तरफ होता है, ठीक है। तो 89 का ए। 90 द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर, 2023 में पूछा है कैसा होता है? ड्रिफ्टिंग होता है इलेक्ट्रॉन का, तो सिंपल सा ड्रिफ्टिंग। 90 का सी। 91 पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम, पॉजिटिव चार्ज अभी जस्ट बोले हाई से लो की तरफ, तो हाई टू लो पोटेंशियल। 91 का बी। 92 ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, आपको रेसिस्टिविटी के लिए ये फॉर्मूला याद ही रखना चाहिए, 1 + अल्फा टी माइनस टी नॉट। तो ये से ये साफ हो गया, मतलब लिख सकते हैं सिंपल सा इसको क्या चीज, तो 1 = 1 + अल्फा, डेल टी का मतलब केल्विन, यही होगा ना। तो ये 1 बराबर सिंपल सा 1 का कोई कुछ तो होता नहीं है, तो अल्फा इंटू केल्विन, तो अल्फा का क्या हो जाएगा? 1/केल्विन, मतलब केल्विन का इनवर्स। तो आंसर हमारा ये 92 का बी। सिंपल सा है, ये दोनों का रेसिस्टेंस सेम है, इसलिए क्या कहते हैं दोनों को, मतलब दोनों रेसिस्टिविटी है तो दोनों का डायमेंशन और यूनिट सेम होगा, तो दोनों को 1 1 कर लिए। अब इसका डायमेंशन 1 के बराबर, तो इसलिए अल्फा इंटू टेम्परेचर डिफरेंस बोलिए या टेम्परेचर बोलिए, उसका केल्विन ही यूनिट होता है, तो अल्फा इंटू केल्विन इधर आ गया, तो अल्फा 1/केल्विन मतलब केल्विन का इनवर्स। तो 92 का क्या हो जाएगा हमारा? बी। 93 ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 12 ओम इज इलोंगेटेड टू डबल इट्स लेंथ, फाइंड द न्यू रेसिस्टेंस। ये वाला फॉर्मूला याद होगा, पहले भी किया है, दुगुना करना है, मतलब n² R1 R2 बराबर, तो n का मतलब दुगुना और R1 की वैल्यू है 12, तो 4 × 12 मतलब 48 ओम। एकदम यदि ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखते हैं लेंथ के रिस्पेक्ट में n² R, तो आप इजीली बना सकते हो। अदरवाइज इसका डिटेल सॉल्यूशन आपके प्रीवियस ईयर वाले में 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है 2010 वाला, उसमें भी आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, कैसे वॉल्यूम को इक्वल करके निकालते हैं हम लोग। तो 93 का क्या हो गया अपना? 48 डी। ए हीटर इज रेटेड एज 1000 वाट 230 वोल्ट, इट्स रेसिस्टेंस, इससे पहले भी ऐसा वाला बनाए हैं। तो P = क्या होता है? V² R, तो R बराबर क्या लिखा जा सकता है? V² P। तो V की वैल्यू 230 का स्क्वायर बटे P है हमारा 1000, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है? तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 52.9 ओम। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला आप सॉल्व करके देखोगे, 230 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 तो कितना आएगा? 52.9। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। 95 विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया।
तो करंट पर यूनिट एरिया 95 का ए। ये मतलब 2 मार्क्स में ये आपको डिफाइन करने के लिए पूछा गया था कि करंट डेंसिटी क्या होती है। करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द करंट पर यूनिट एरिया, सिंपल। चलिए, थर्मोकपल इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स। थर्मोकपल ऐसा वाला कभी शायद आप पढ़े होंगे या देखे होंगे। इसमें क्या होता है, एक जंक्शन को कोल्ड किया जाता है, दूसरे जंक्शन को हॉट किया जाता है, जिसके कारण इसमें करंट जनरेट होता है। तो ये क्या करती है, उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है थर्मोकपल। तो 96 का सी। चलिए 97, द हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट आई फॉर टाइम टी। कितनी बार फॉर्मूला यूज कर चुके हैं, आई स्क्वायर आर टी, तो आई स्क्वायर आर टी। 97 का सी। 98, द करंट पासिंग थ्रू ए थर्मोकपल इज कॉल्ड। करंट पासिंग थ्रू, ताप विद्युत युग में प्रवाहित धारा को क्या कहा जाता है, तो भाई सीवेक करंट कहा जाता है। ध्यान में रखेंगे, ओके। ऐसे नॉर्मली अभी रिसेंटली ये सब नहीं पूछा जा रहा है, फिर भी ध्यान में रखिएगा। तो 98 का ए। 99, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज विथ। किसके बढ़ने से, टेम्परेचर। इससे पहले भी शायद ये क्वेश्चन था, तो टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ता है। तो 99 का ए। 100, द रेसिस्टेंस इज मार्क्ड विद द रिंग कलर ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन एंड गोल्ड। ये वाला टेबल आपको पता ही है। सबसे पहले क्या बोला है, ब्राउन। ब्राउन का क्या होता है, 1। उसके बाद क्या कह रहा है, ब्लैक। ब्लैक का 0। ठीक है, तो किससे मिलता हुआ लग रहा है, ये पहला वाले से। इतना ही से अपना आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 100 का ए। और लास्ट में क्या हमारा गोल्ड है, तो गोल्ड के लिए हमारा को पता है 5% होता है। ऐसे भी यही होता है, 8 वाला तो होता नहीं। तो 100 हो गया। 101, जाते जाते एक साथ क्वेश्चन रिपीट हो गया था, तो एक एक्स्ट्रा। तो फिगर द वैल्यू ऑफ आर इन बैलेंस कंडीशन। सिंपल सा इसको 65/40 इज इक्वल्स टू आर बाई कितना, 60। तो आर बराबर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा अप्रॉक्स 97.50 ओम। सॉल्व करके देखोगे आएगा, तो आंसर इसका क्या होगा, 97.5। तो 101 का हो गया डी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो यहाँ समाप्त हुए अपने 100 क्वेश्चन का दौर। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप ही के शेयर, सब्सक्राइबर और व्यू से मोटिवेशन मिलता है, तो लगे रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट एंड शेयर कंपलसरी। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।